अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जोस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाएगा बल्कि आपको लीगल इश्यूज से बचने में भी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। और हमने देखा था कि प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन जो है वो मेगा कैरियोब्लास्ट वाली लाइन से हुई थी। मेगा कैरियोब्लास्ट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट, और जब इनकी फ्रेगमेंटेशन होगी तो ये प्लेटलेट्स बन जाएंगे, राइट। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स है। और एज यू नो कि प्लेटलेट्स का काम जो है वो हीमोस्टेसिस में होता है, प्लग फॉर्मेशन में होता है, यानी क्लॉट फॉर्मेशन का जो इनिशियल स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप ऑफ द हीमोस्टेसिस है, उसका जो बेसिक रोल है वो प्लेटलेट्स परफॉर्म करते हैं। और हीमोस्टेसिस जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप की होती है। इसके बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने देखा था कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस जो है वो प्लेटलेट्स के ज़रिए, और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस जो है वो क्लोटिंग फैक्टर्स के ज़रिए एक पूरा प्रोसेस है जो होती है, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप वो सारी वीडियो जो है वो डिटेल से देख सकते हैं। एनी हाउ जी, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम मैंने आपको बताया कि थ्रोम्बोसाइट्स है। और प्लेटलेट्स का जो मेन रोल है वो प्राइमरी हीमोस्टेसिस को स्टार्ट करना और मेंटेन रखना है, राइट। और उसके बाद फिर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जो नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट्स है वो 150 टू 450 लाख पर एम है, यानी 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स जो हैं वो पर एम होते हैं नॉर्मली, राइट। अब जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि कुछ रीज़न हैं जिसमें वाइट सेल ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ में रेड सेल ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह प्लेटलेट्स के साथ भी है। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनमें प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाते हैं जिनको हम थ्रोम्बोसाइटोसिस का नाम देते हैं। और इसी तरह कुछ कंडीशन हैं जिनमें प्लेटलेट्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का नाम देते हैं, राइट। तो पहले हम देख लेते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोसिस की क्या रीज़न्स हैं। उसमें नंबर वन रीज़न है रिएक्शनरी या इन्फ्लेमेटरी, यानी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन चल रही है तो उसके रिज़ल्ट में ये होगा कि जैसे ही WBC ज़्यादा होंगे तो साथ ही प्लेटलेट्स भी जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। लेकिन इसमें जो प्लेटलेट्स का राइज होगा वो अप टू 10 लाख होगा, नॉट मोर देन 10 लाख, राइट। यानी 450 लाख की अगर रेंज है तो ये 460 तक जा सकते हैं, राइट। और अगर इनका राइज है वो मोर देन 10 लाख है तो फिर मोस्ट लाइकली दिस इज़ समथिंग एल्स, और फिर ये है माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज़, राइट। यानी बोन मैरो का जो फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन ज़्यादा हो गया है और उसके सेल्स जो हैं वो रैपिडली प्रोलिफरेट हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज़ बोलते हैं। और इस कंडीशन में और सेल लाइन भी राइज हो सकती हैं, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्पेशली WBCs। और इसी तरह प्लेटलेट्स के लिए भी है कि प्लेटलेट्स भी इसमें जो है वो अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशंस हैं जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करती हैं, यानी प्लेटलेट्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। तो पहले तो हम ये देख लें कि मॉडरेट और सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है। अगर अगर तो प्लेटलेट्स की जो क्वांटिटी है वो लेस दैन 1 लाख है और बिटवीन 50,000 टू 1 लाख है तो इसको हम मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। और इसी तरह अगर प्लेटलेट्स की जो क्वांटिटी है वो लेस दैन 50,000 हो गई है तो इस कंडीशन को हम स्वेयर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, राइट। स्वेयर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का पेशेंट जो है वो सिम्टोमेटिक हो सकता है, यानी कि उसके अंदर सुपरफिशियल ब्लीडिंग हो सकती है, राइट। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी से या मेल फंक्शनिंग से जो प्रॉब्लम होता है, जो ब्लीडिंग होती है वो सुपरफिशियल होती है, और जो क्लोटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी से या उनके फंक्शनल प्रॉब्लम से जो ब्लीडिंग होती है वो डीप ब्लीडिंग होती है, राइट। सुपरफिशियल ब्लीडिंग की जो एग्जांपल है वो एपिस्टेक्सिस है, ब्रूज फॉर्मेशन है, या कोई भी म्यूकोजल ब्लीड है, राइट। और डीप ब्लीडिंग की जो एग्जांपल है वो हीम आर्थरोसिस है, यानी जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है,
या इंटरनल ब्लीड हो सकता है, लाइक एब्डोमेन के अंदर ब्लीड हो सकता है, या किसी भी वाइटल ऑर्गन के अंदर जो है वो ब्लीड हो सकता है। तो ये वाली जो ब्लीडिंग होती है इसको हम डीप ब्लीडिंग बोलते हैं, और इसकी रीज़न जो है वो क्लोटिंग फैक्टर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है। तो सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के जो पेशेंट्स हैं उनमें सुपरफिशियल ब्लीड जो है वो आपको देखने में मिल सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर 50,000 से ड्रॉप होता है तो ज़रूर सिम्टोमेटिक होगा। कुछ पेशेंट्स जो हैं वो 30,000 20,000 तक भी एसिम्टोमेटिक रहते हैं। तो हो सकता है कि आपको सुपरफिशियल ब्लीड का पेशेंट मिल जाए जिसके ब्लड टेस्ट लेस दैन 50,000 हो, या हो सकता है कि वो 10-15,000 तक भी एसिम्टोमेटिक रहे, राइट। उसके बाद हम ये देखते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की जो बेसिक रीजंस हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो उसमें नंबर 1 जो कंडीशन है वो ये है कि इनकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाए इन द बोन मैरो, राइट। तो उसमें सबसे पहले एप्लास्टिक अनीमिया है, ल्यूकीमिया है, बोन मैरो सप्रेशन है ड्यू टू एनी ड्रग और एनी वायरस इन्फेक्शन लाइक पार्वोवायरस B19 या HIV वायरस या HCV वायरस जो है ये बोन मैरो सप्रेशन करते हैं। और डिक्रीज प्रोडक्शन जो है वो हमें कैसे पता लगेगी, वो हम बोन मैरो एग्जामिनेशन से पता लगाएंगे, या फिर हमें प्लेटिलेट प्रिकर्सर्स जो हैं उनसे हमें हेल्प मिल सकती है, राइट, जिनको हम IPF बोलते हैं, यानी इमेच्योर प्लेटिलेट फ्रैक्शन। यहाँ से हमें हेल्प हो सकती है कि प्रोडक्ट की प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल हो रही है या कम हो रही है, राइट। जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो रेटिक काउंट हमें बताता है कि रेटिक्स काउंट कितना है। अगर रेटिक्स काउंट नॉर्मल है तो RBC की प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल है। इसी तरह अगर IPF जो है वो नॉर्मल रेंज में है तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि प्लेटलेट्स की जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मली हो रही है, राइट। और इसमें जो दूसरी कंडीशन हो सकती है वो इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स हो सकती है, यानी प्लेटलेट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न, और उसकी वजह से प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो रही है, राइट, यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है। तो जो डिस्ट्रॉय करने वाली कंडीशन हैं उसमें सबसे पहले हाइपरस्प्लीनिज्म है, लाइक इन CLD के पेशेंट्स, क्रोनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट जो हैं उनमें हाइपरस्प्लीनिज्म होता है, या जो सिकल सेल एनीमिया थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी हाइपरस्प्लीनिज्म हो जाता है। तो दैट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स, या फिर ITP TTP, ये जो कंडीशंस हैं DIC, दे विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स। ITP के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, और TTP को भी हम डिस्कस कर चुके हैं अलहदा से एक वीडियो में, जिसमें हमने देखा था कि दिस इज़ थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, राइट। और इसका एक पेंटाड होता है, पेंटाड ऑफ सिम्टम्स, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो आपको TTP पे अलहदा से वीडियो, ITP पे अलहदा से वीडियो, और DIC पे अलग से वीडियो मिल जाएगी, राइट। DIC स्टैंड फॉर डिसैमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें प्लेटलेट्स की जो डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है, रैपिड हो जाती है, दैट विल लीड टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसी तरह SLE जो कनेक्टिविटी डिसऑर्डर है उसमें भी प्लेटलेट्स की जो है वो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है, एंड दैट विल लीड टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और कुछ ड्रग्स हैं जो प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन को ज़्यादा कर देती हैं या उसके फंक्शन को इनहिबिट कर देती हैं, दैट इज़ एस्पिरिन, हेपरिन एंड कीमोथेरापी। हेपरिन की वजह से जो प्रॉब्लम आता है उसको हम हिट बोलते हैं, यानी हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं कि ये 2 टाइप्स का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2 का। तो बहरहाल यहाँ आप ये रजिस्टर कर लें कि हेपरिन जो है वो भी प्लेटलेट्स के फंक्शन को जो है वो इनहिबिट कर सकती है या इवन नंबर को डिक्रीज़ कर सकती है। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी CBC के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम पेरिफेरल ब्लड पिक्चर जो है वो देखते हैं। और पेरिफेरल ब्लड पिक्चर मैंने आपको बताया हुआ है कि वो कोई भी हीमाटोलॉजिस्ट जो है वो पेरिफेरल पिक्चर ऑफ द ब्लड जब देखता है तो उसको पेरिफेरल ब्लड पिक्चर बोलते हैं, और वो उस पर कमेंट करता है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं या कम हैं, और अगर कम है तो वो वाकई कम है या सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, राइट। क्योंकि सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है, और इस कंडीशन में टिपिकली ये होगा कि WBC जो हैं वो ज़्यादा होंगे और प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। और इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो डिहाइड्रेशन है। जब कोई पेशेंट डिहाइड्रेशन में होगा, लाइक लूज़ मोशंस हैं, वोमिटिंग है, या वैसे ही हॉट वेदर है और उसने पानी कम पिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन में होगा, और उसमें ये होता है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो क्लम्प होना शुरू हो जाते हैं।
यानी देखने में मशीन को जो है वो ये लगेगा कि एक प्लेटलेट है, लेकिन एक्चुअली वो कई सारे प्लेटलेट्स होते हैं जो आपस में क्लम्प हुए होते हैं, राइट। तो काउंटिंग में वो जो है प्लेटलेट्स को कम काउंट करेगी मशीन। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम पेरिफेरल ब्लड पिक्चर जो है वो एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को, और वहाँ पे फिर हीमाटोलॉजिस्ट जो है वो उसको देखेगा कि ये वाकई में ट्रू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है या सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, राइट। और बोन मैरो एग्जामिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोन मैरो के अंदर जो है वो प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। और अगर प्रोडक्शन ठीक हो रही है तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है, तो फिर हमें डिस्ट्रक्शन वाली कॉजेज़ की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और प्रोडक्शन के लिए जो पैरामीटर है वो मैंने आपको बताया कि आईपीएफ है। ये हमें आइडिया देगा कि प्लेटलेट्स जो हैं वो ठीक से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, राइट। तो ये थी एक ब्रीफ सी वीडियो जिसमें हमने देखा कि प्लेटलेट्स का क्या फ़ंक्शन है और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें प्लेटलेट्स जो है वो अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। और साथ ही हमने ये भी देखा कि सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है और हम उसको कैसे कंफर्म कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।